हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शुंग वंश के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने इसके पिछले वीडियो में मौर्य वंश के विषय में आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। मौर्य वंश के विषय में हमने दोस्तों इसके पिछले वीडियो में विस्तार से और जानकारी प्राप्त किया था। मैंने दोस्तों मौर्य वंश के 5-6 पार्ट अपलोड किए हैं, आप उसको देख लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुंग वंश के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का और दोस्तों आगमन होता है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में शुंग वंश के विषय में जानने वाले हैं। दोस्तों, हम आज शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के विषय में कंप्लीट जानेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शुंग वंश के विषय में जानेंगे। तो अगर हम दोस्तों बात करें कि भारत में शुंग वंश की शुरुआत कैसे होती है, आज हम इसके विषय में बात करेंगे कि अगर शुंगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भारत में शुंग कहाँ से आए, शुंग कौन थे, शुंगों के बारे में दोस्तों आज हम कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। और अगर हम दोस्तों बात करें पुष्यमित्र शुंग की, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग कौन था, इसके विषय में बात करें तो दोस्तों जो शुंग थे ना, ये शुंग ब्राह्मण वंश थे। जो शुंगों का वंश होता है, ये एक प्रकार से ब्राह्मण वंश होता है। मतलब मौर्य वंश के बाद जब भारत में शुंगों का आगमन होता है, जब यहाँ पर दोस्तों मगध की गद्दी पर शुंग बैठते हैं, तो एक प्रकार से ब्राह्मण थी, है ना। अब दोस्तों गुप्त और बौद्धों को छोड़ करके अब यहाँ पर ब्राह्मण वंश की शुरुआत होती है। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में शुंगों की उत्पत्ति और विकास के विषय में जानते हैं। मतलब शुंगों की हिस्ट्री के विषय में बात करें कि शुंग वंश का विकास कैसे हुआ, भारत में शुंगों का आगमन कैसे हुआ, शुंग कौन थे। तो अगर हम यह जानने की कोशिश करें तो मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में शुंगों का आगमन होता है। अब ये शुंग कौन थे, इसके विषय में दोस्तों जानते हैं कि शुंग कौन थे। तो शुंग ब्राह्मण थे। दोस्तों शुंग कौन थे, तो जो शुंग थे वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण वंश की शुरुआत करती हैं ये। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों शुंगों की बात करें तो मौर्य वंश की अंतिम शासक बृहद्रथ कौन था दोस्तों, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है। जो भी मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग। तो जो पुष्यमित्र शुंग था, तो पुष्यमित्र शुंग ने 187 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर देता है। और दोस्तों यह एक प्रकार से मगध में दोस्तों शुंग वंश की स्थापना करता है। एक प्रकार से यह मगध में शुंग वंश की स्थापना करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये पुष्यमित्र शुंग था कौन था, आखिर ये पुष्यमित्र शुंग कौन था, तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग कौन था, ये सेनापति था। ये मौर्य वंश में मौर्य काल में जब दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ होते हैं, तो दोस्तों मौर्यकालीन सेना का सेनापति था। ये दोस्तों ये मौर्यकालीन सेना में सेनापति था और ये मौर्य वंश के शासकों के यहाँ नौकरी करता था, सेना में भर्ती हुआ था और ये सेना में नौकरी करता है। तो ये दोस्तों सेना में नौकरी करते करते ये सेनापति बन जाता है। और जब ये सेनापति बन जाता है तो दोस्तों ये अपने ही राजा को मार करके और गद्दी प्राप्त कर लेता है। तो कैसे मारता है दोस्तों, क्या होता है कि एक बार जब मौर्य वंश के अंतिम शासक जो होते बृहद्रथ, ये उस समय राजा थी। और पुष्यमित्र शुंग कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग सेनापति था। दोस्तों जब ये राजा और सेनापति के पास जाते हैं करने के लिए, मतलब कि सैनिकों को देखने के लिए, सैनिकों की निगरानी करने के लिए, जब ये बृहद्रथ और दोस्तों पुष्यमित्र के साथ जाते हैं, तो वहीं पर दोस्तों जब ये बृहद्रथ जो मतलब मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, और जब ये पुष्यमित्र शुंग के साथ सेना का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, तो वहीं पर पुष्यमित्र शुंग इनकी हत्या कर देता है और भारत में मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की शुरुआत करता है। इसके विषय में दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर शुंगों को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में जब शुंगों का आगमन होता है, जब यहाँ पर शुंगों का शासन होता है, इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में शुंगों को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। हम कौन कौन से स्रोतों के माध्यम से शुंगों को जान सकते हैं, वो कौन से दोस्तों धार्मिक ग्रंथ हैं, कौन से धार्मिक पुराण हैं, कौन सी किताबें हैं कि जिनके माध्यम से भारत में शुंगों के आगमन और शुंगों के शासन की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों महाभाष्य और महाभाष्य जो पुस्तक है, उसमें शुंगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो महाभाष्य जो पुस्तक है वो पतंजलि की है। इसके बाद पुराणों में इनकी जानकारी मिलती है। मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास की है, उसमें शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद जो हर्ष चरित्र है वो बाणभट्ट ने लिखी है, इसमें भी शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है।
इसके बाद दोस्तों एक एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। ये दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें भी शुंगों के विषय में जानकारी मिलती है। जो ये थेरावली है, तो थेरावली जैन ग्रंथ है। इसमें भी शुंगों के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों हमने अभी यहाँ पर देखा कि कौन-कौन से धार्मिक ग्रंथ हैं, जहाँ पर हम शुंगों के बारे में जान सकते हैं कि शुंग कौन थे, है ना? इनकी क्या शासन था, कैसे दोस्तों कैसे इन्होंने भारत में शासन व्यवस्था की स्थापना किया और किस प्रकार से इन्होंने मौर्य वंश के शासकों की हत्या करके अपना एक शुंग वंश को स्थापित किया। तो इसके विषय में दोस्तों इन सब किताबों में, धर्म ग्रंथों में और पुराणों में इसके विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कुछ अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं और कुछ दोस्तों शुंगों को जानने के लिए कुछ अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों हम अभिलेखीय साक्ष्यों की अगर बात करें, तो दोस्तों शुंगों को जानने के लिए अभी हमने धार्मिक किताबों और धार्मिक ग्रंथों की बात किया। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों शुंगों को जानने के लिए कुछ अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि शुंगों को और जानने के लिए शुंगों की जानकारी कौन-कौन से अभिलेखीय साक्ष्यों में मिलती है, इसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों एक है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों खारवेल का है। तो यहाँ से भी हमको अभिलेखीय साक्ष्य के माध्यम से शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अयोध्या अभिलेख। दोस्तों अयोध्या अभिलेख धनदेव का है और भरत स्तूप सतना में है और सांची स्तूप जो रायसेन में है। तो यहाँ से भी शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों जो भरत स्तूप है और सांची स्तूप है, ये दोनों दोस्तों अशोक के टाइम की स्तूप हैं और इन दोनों स्तूपों का संबंध बौद्ध ग्रंथ से है। लेकिन क्या होता है कि जब मौर्यों के बाद शुंगों का भारत में आगमन होता है, जब मौर्यों के बाद शुंगों की सत्ता मगध में आती है, तो पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों इन दोनों स्तूपों का बोलते हैं कि शुंग शासकों ने भरत स्तूप और सांची स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया था। इसीलिए दोस्तों यहाँ से शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं शुंगों के इतिहास की। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दोस्तों शुंग थे, तो शुंग आखिर भारत में कैसे आते हैं और जब ये भारत में आते हैं तो ये किस प्रकार से ब्राह्मण होते हुए भी सैनिक बन जाते हैं, सेना की नौकरी ज्वाइन कर लेती हैं, इसके विषय में हम बात करते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो शुंग मूलतः ब्राह्मण जाति के थे, जो राज्य में राजपुरोहित और धार्मिक कार्य जैसे यज्ञों को करवाते थे। तो जो शुंग थे दोस्तों ये पहले से ब्राह्मण थे, ये इनको पहले से ब्राह्मण माना जाता है और यह एक प्रकार से दोस्तों राजा के राज्य में राजपुरोहित का काम करते थे और वहाँ पर जो भी धार्मिक कार्य और यज्ञ होते हैं उनको करवाते थे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अशोक की धार्मिक नीति से क्षुब्ध होकर के ये राजपुरोहित और धार्मिक कार्यों को छोड़ कर के सेना में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग होता है वो सेनापति बन जाता है। तो कहानी ये होती, जब दोस्तों भारत में मौर्य होते हैं तो मौर्य एक प्रकार से जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ को ऐसा संरक्षण देते हैं कि एक प्रकार से दोस्तों ब्राह्मण जो दोस्तों वंश है और जो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक प्रकार से इनको एक प्रकार से दोस्तों असहज महसूस होता है। इसीलिए ये दोस्त तो थे ब्राह्मण, ये एक प्रकार से राज्य में राजपुरोहित और यज्ञों को करवाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब अशोक दोस्तों बौद्ध धर्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं तो इनका दोस्तों कहीं ना कहीं काम खत्म हो जाता है और ये केवल दोस्तों अपनी जीविका को सही तरीके से अपनाने के लिए ये धार्मिक कार्यों और राजपुरोहितों के कार्यों को छोड़ करके ये दोस्तों सेना में नौकरी ज्वाइन कर लेती हैं। जब ये सेना में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो जब दोस्तों तो इनके जो पूर्वज होते हैं पुष्यमित्र शुंग के, तो जब पुष्यमित्र शुंग आते हैं तो पुष्यमित्र शुंग भी सेनापति बन जाते हैं। तो अगर पुष्यमित्र शुंग का सेनापति बनना, इसके दोस्तों पीछे बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि दोस्तों इनके जो पूर्वज जब मौर्यों के यहाँ नौकरी करते थे तो दोस्तों ये एक प्रकार से राजपुरोहित और यज्ञों का कार्य करते थे। लेकिन जब दोस्तों और कुछ दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि बौद्ध ग्रंथ को बढ़ावा मिलता है, उसके बाद जैनों को बढ़ावा मिलता है, तो एक प्रकार से जब यहाँ पर बौद्ध धर्म हावी हो जाता है तो ये राजपुरोहित और धार्मिक कार्य और यज्ञों का कार्य को छोड़ करके ये एक प्रकार से सेना में नौकरी ज्वाइन कर लेती हैं। इसीलिए जो पुष्यमित्र शुंग होता है दोस्तों सेनापति बन जाता है और दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण होते हुए भी और सेनापति बन जाता है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट समझा कि कैसे और शुंग वंश में शुंग काल में किस प्रकार से दोस्तों मौर्यों के बाद शुंगों का आगमन होता है और वे किस प्रकार से सेना में नौकरी करती बन जाते हैं और फिर अपने ही वंश की शुरुआत करती हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की। दोस्तों
इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की। यह दोस्तों हमारा शुंग वंश का पार्ट 1 वीडियो होगा। हम दोस्तों इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि एक एक वीडियो में अगर हम पूरे शुंग वंश को समेट देते तो वह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। इसीलिए इसको हम 2 वीडियो में अपलोड करेंगे। अब हम दोस्तों समझते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के बारे में ओवरव्यू जानेंगे कि हम इसके अगले वीडियो में और पुष्यमित्र शुंग के बारे में कौन-कौन सी बातों को पढ़ेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना किया था और 187 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि आखिर पुष्यमित्र जो शुंग थे वो उनका जीवन कैसा था, वो किस प्रकार से अपने राज्य का निर्वहन करते हैं। मौर्य वंश ने जो दोस्तों अपना परचम पूरे भारत में लहराया था, उसको किस प्रकार से दोस्तों पुष्यमित्र शुंग अपने राज्य को आगे बढ़ाते हैं, अपने राज्य की देखभाल करते हैं, विदेशियों से बचाते हैं। इसके विषय में अगर हम दोस्तों जानने की कोशिश करें तो पुष्यमित्र शुंग दोस्तों विशाल मौर्य साम्राज्य को एकजुट करते हैं। मतलब कि जो मौर्यों के समय पर भारत था, मैंने इसके दोस्तों जब मौर्य वंश में आपको पढ़ाया था, तो जो मौर्यों के समय पर अखंड भारत था और जैसी सत्ता भारत में मौर्य वंश के शासकों ने स्थापित किया था, तो दोस्तों उस सत्ता को कम से कम पुष्यमित्र शुंग ने कम नहीं होने दिया था। उस सत्ता को दोस्तों बनाए रखा था पुष्यमित्र शुंग ने। तो हम कह सकते हैं कि जो मौर्य काल से और पुष्यमित्र शुंग को विरासत में जो राज्य मिला था, वो कहीं न कहीं प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने उसको एकजुट किया। इसके बाद दोस्तों इसी के टाइम पर यवनों का आक्रमण होता है। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर और विदेशी आक्रमण होते हैं, तो इसने विदेशी आक्रमण से भारत को बचाया था। इसके बाद दोस्तों इसी के काल में विदर्भ से संघर्ष होता है। जो दोस्तों विदर्भ राज्य था, तो वहाँ पर पुष्यमित्र शुंग का संघर्ष होता है और दोस्तों इसमें हालाँकि पुष्यमित्र शुंग विजयी होते हैं। इसके बाद इसने किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार किया, इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे और इसकी धार्मिक नीति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हम कंप्लीट पुष्यमित्र शुंग के बारे में इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। हम वहाँ पर पुष्यमित्र शुंग का दोस्तों जो साम्राज्य विस्तार था उसके बारे में जानेंगे, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में जानेंगे, इसकी धार्मिक नीति कैसी थी, तो दोस्तों ब्राह्मण था, कट्टर था, कैसा था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंप्लीट हम दोस्तों पुष्यमित्र शुंग को पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि जो शुंग वंश के शासक थे, तो इसमें मेन 3 शासक आते हैं जो शुंग वंश को लीड करते हैं। इसमें से दोस्तों हम पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में और अग्निमित्र के बारे में और वसुमित्र के बारे में। इनके बारे में हम दोस्तों इसके अगले वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो जो भी पुष्यमित्र शुंग होते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग के बेटे होते हैं अग्निमित्र और अग्निमित्र का बेटा होता है वसुमित्र। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके अगले वीडियो में दोस्तों हम पुष्यमित्र शुंग का पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।